ओके क्लास, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो ये प्लीज़ ये हर क्लास के शुरू में प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। इसके जो आपके ये बना हुआ पीडीएफ, इसकी पीडीएफ का लिंक या पीडीएफ आप लोगों को व्हाट्सएप के ग्रुप पे मिल जाएगी, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। और इनके जो आंसर्स हैं वो लास्ट में मेंशन्ड है। 50 एमसीक्यूज है आपके यहाँ पे और 50 के एमसीक्यूज का आंसर लास्ट में मौजूद है, ठीक है हमारे पास। तो पहला वाला एमसीक्यू जब हम देखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको टिक मार रहा एक एमसीक्यू बकायदा आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? जरूरी नहीं है कि आपको ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड या वाटर ऐसा कुछ देना। तो हमारे पास इनऑर्गेनिक में भी बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन हमारे पास वो कार्बन एंड डेरिवेटिव्स वाला हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था ना, तो वो हमारे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो डेफिनेशन होती है केमिस्ट्री 3rd चैप्टर में है, ऑर्गेनिक में इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसका अगर आप लोगों को याद हो तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कार्बन, कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स, और कुछ उनके अंदर एक्सेप्शंस थी। तो हमारे पास ग्लूकोज तो बेचारा हमें पता है C6H12O6 हमारे पास ऑर्गेनिक है, प्रोटीन हमारे पास ऑर्गेनिक है, लिपिड हमारे पास ऑर्गेनिक है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बीच में एंड में रह जाता है जो कि इनऑर्गेनिक है हमारे पास, वो है हमारा वाटर। तो बिल्कुल एक ये जो एमसीक्यूज है ना इस चैप्टर के अंदर से मैं कहूंगा कि बिल्कुल ना बकवास आते हैं और बिल्कुल ना वर्ड जो बुक लाइनिंग है ना, बुक लाइनिंग में से एमसीक्यूज आते हैं, ऐसा कोई इसके अंदर से नहीं। लेकिन हाँ, सेल है हमारा एंजाइम से उसके एमसीक्यूज लंबे होते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को बुक भी पढ़नी पड़ेगी और लेक्चर भी देखना पड़ेगा, ठीक है? और वो आप लोगों को वो लिंक आपके पास प्रोवाइडेड है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है। ये बहुत ही ज्यादा ना बच्चों वाला बेसिक है, तो इसका आंसर मैं चाहूंगा कि आप लोग खुद बता दें, लिख के टाइप करके। C है, HAO है, N है, ऐसे करके आप मुझे टाइप करके बता दें ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को आता है। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? आमना सही, और कोई? टाइपिंग का ऑप्शन है आप लोगों के पास? हेलो, ओके। और मुकद्दस ने बता दिया, आमना ने बता दिया, और चलिए ठीक है। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपको अपना नेटवर्क सही से देखना पड़ेगा। तो मलाइका, मुझे नहीं पता मलाइका मंसूर आपने कहाँ से पढ़ा है, और दूसरी एक और गर्ल है, मैं उनका नाम ऊपर चला गया, मैं उनका देख लेता हूँ, मरियम। तो आई डोंट नो उन्होंने कहाँ से पढ़ा है, लेकिन इनका ऑप्शन सही है आंसर, ऑक्सीजन। तो अभी आप लोग सोचेंगे है हमने तो बचपन से कार्बन पढ़ा था, ये क्या हो गया, कार्बन क्यों हटा दिया, ऑक्सीजन कहाँ से आ गया? तो मैं आप लोगों को थोड़ा रीजनिंग का बता देता हूँ ना। कार्बन आपकी बॉडी में मौजूद है पहले से, बहुत पता है हमें, आपके पास भी मेरे पास भी है। तो हम एक बात हमेशा वो करते हैं कि हमारा हेमोग्लोबिन ना हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेके घूम रहा होता है, और मायोग्लोबिन में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेके घूम रहा होता है। मायोग्लोबिन मसल्स के लिए, हेमोग्लोबिन पूरे ब्लड सर्कुलेशन में और हर जगह में घूम रहा होता है। तो हम इनटेक ऑक्सीजन को उस तरह से भी करें तो O2 उस तरह से है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन से ज्यादा ना ऑक्सीजन की क्वांटिटी उस तरफ, उस बात हमारे बढ़ जाती है कि हमारे पास मिलियंस में हमारे पास ऑक्सीजन बार बार अंदर आ रहा होता है। सिंगल एक सांस के अंदर हम कितना ऑक्सीजन और कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन C है, ऑक्सीजन है। तो ये गलती मैंने भी की थी, मैंने भी कार्बन मार्क किया हुआ था, लेकिन इसका आंसर ऑक्सीजन है। और हमारे पास मेरे ख्याल से आई थिंक इससे सिमिलर एक एमसीक्यू हमारे बुक चैप्टर 1 के अंदर भी मौजूद है, बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर, उसके अंदर भी ये प्रॉब्लम है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। विच बॉन्ड फॉर्म्स टू मोनोसेक्राइड्स, हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड हमारे पास प्रोटीन्स के लिए होता है, ग्लाइकोसाइडिक हमारे पास
ग्लाइकोसाइड को छोड़ देते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हमारे पास अमीनो एसिड्स में होता है। जब हमारे पास दो प्रोटीन की चेन्स होती हैं, उनको जब हमें मिलाना होता है, जैसे कि हम इंसुलिन की बात कर लें, ग्लूकागॉन की बात कर लें या हीमोग्लोबिन की बात करें, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए हमारे पास एक पूरी डायग्राम और दो चेन्स बने हुए बुक के अंदर, जहाँ से पता चलता है कि पेप्टाइड्स बॉन्ड को एक दूसरे से मिला के डाइसल्फाइड बॉन्ड रखता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमारे पास वाटर के अंदर होते हैं, और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारे पास मोनोसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स बनाने के लिए हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो हमारे पास मोनोमर्स ऑफ प्रोटीन्स आ जाते हैं। हमारे पास मोनोसैकेराइड्स हमें पता है ग्लूकोज के, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फैटी एसिड्स हमारे पास लिपिड्स के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास डीएनए एंड क्रोमोसोम्स के होते हैं, और हमारे पास अमीनो एसिड्स एट द लास्ट ऑफ द ऑप्शन हमारे पास बन जाता है। ये का सेल्यूलोज का मेरे एसआईयूटी के पेपर में आया था। यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो एसआईयूटी का पेपर इस बार देने वाले हैं ना, तो ये पिछली बार मेरा आया हुआ था कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ। तो आप मुझे बता सकते हैं और कि इसका आंसर क्या है? परीक्षा और कौन, किसी को और इसको आंसर पता है? राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। यहाँ पर बहुत ही इजी एमसीक्यू से बिल्कुल नंबर गेनिंग है हमारे पास। आप ऑप्शन लिख सकती हैं मरियम, इतना जरूरी नहीं कि आप लंबा पूरा लिख दें, जिसको आ जाए बस ऑप्शन लिख दें। जी सही है। तो ग्लूकोज का हमारे पास जो पॉलीमर होता है उसको हम कहते हैं सेल्यूलोज। जो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है हमारे पास एक लीनियर लंबी चेन जा रही होती है, उसको कोई ब्रांच वगैरह नहीं होता है। तो अनब्रांच्ड अगर ग्लूकोज की चेन है तो हमारे पास वो सेल्यूलोज है। तो अनब्रांच्ड यहाँ पे वो कर लीजिएगा कि सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ अनब्रांच्ड राइबोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज। तो हमारे पास अनब्रांच्ड ग्लूकोज का आंसर है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, ये हमारे पास बहुत ही फजूल सी चीज है। डीएनए कहाँ से आ गया? एनएडी भी हमारे पास होता है, एफएडी भी होता है, लेकिन एक यहाँ पे मैं आप लोगों को बात बता दूं इससे पहले कि आप लोग भूल जाएं। अरे एटीपी पता है मुझे, तो सही है, एटीपी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन मैं आप लोगों को चाहूंगा कि इससे और दो एमसीक्यूज बन सकते हैं। एक एनएडीएच, मैं चाहता हूँ आप लोग एक बात लिख दें, 1 NADH इक्वल टू, यहाँ पे NAD लिखा हुआ है तो ये भी हमारे पास ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। जब ये रिड्यूस हो जाता है तो NADH बन जाता है। हमें पता है एक NADPH होता है, वो अलग कहानी है, उसको छोड़ें अभी, वो हमारे पास HMP शंट में जाता है, उसका अलग कहानी, उसको हम अभी बात नहीं करेंगे उसकी। तो हमारे पास NADH होता है ना, NADH हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट करता है ऑन डिसोसिएशन, और FADH हमारे पास एक मॉलिक्यूल ऑफ FADH हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है। ये और दो एमसीक्यूज इसके अंदर से निकल रहे। प्लीज आपने अगर ये लिख दिया है तो थम्स अप मार्क कर लें, अपनी कॉपी में लिख दें कि 1 NADH इक्वल टू 3 मोल्स ऑफ ATP, 1 FADH इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ ATP। तो अगर आप ये लिख देंगे तो प्लीज मुझे थम्स अप सेंड कर दें, लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिए सब ने? प्लीज आप लोग मुझे बता दें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं। सर जी सर, एक बार और रिपीट कर दें प्लीज। आप बेटा टाइप भी कर सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बार बार अपना माइक ऑन करेंगी, आप बाकी को डिस्टर्ब कर रही हैं। वन NADH इक्वल टू 3 ATP, जब वो टूटता है तो हमारे पास 3 ATP आता है, और 1 FADH इक्वल टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अच्छा, ये सिर्फ ये फातिमा को मेरी आवाज का इशू आ रहा है? सब स्टूडेंट्स को आ रहा है? वेरी पुअर परफॉर्मेंस। आप लोग मुझे बता ही नहीं रहे, मैं आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करूंगा? आप में से कोई मुझे बताए तो सही कि आपके पास इशू आ रहा है नहीं आ रहा है। और आप लोगों ने लिख लिया नहीं लिख लिया, मुझे थम्स अप सेंड कर जाके मैं आगे फॉरवर्ड हो जाऊं, फिर आप लोग कहेंगे कि अब माइक को ऑन करके बोलेंगे कि हम नहीं हुआ। ऐसे तो ना करें ना। अच्छा, अगर हम इस वाले एमसीक्यू की बात करें, ये एमसीक्यू मैंने पर्सनली डाला था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। यहाँ पास नम्स है ना, नम्स MD का 2024, उसके अंदर इससे ना एक मिलता जुलता एमसीक्यू आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉट आ जाता है तो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स और रिड्यूसिंग शुगर्स हमारे पास होते हैं ना। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हमारे पास सक्रोज है, और नम्स MD कैट में 2024 में हमारे पास ये एमसीक्यू आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर।
तो ऑप्शन है सक्रोज। लेकिन अभी हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर की बात हो रही है, तो हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, सक्रोज है, हमारे पास सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है, स्टार्च है। तो हमारे पास नॉन रिड्यूसिंग अभी हम इसका ऑप्शन हमारे पास सी है, क्योंकि ग्लूकोज हमारे पास रिड्यूसिंग शुगर है, ग्लूकोज को हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो हमारे पास जो चीज हमारे पास चेन बना सकती है इजीली, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन और भी हो सकता था, लेकिन हमारे पास अगर ग्लूकोज कभी भी ऑप्शन में मौजूद हो, अगर ऐसा कोई एमसीक्यू आ जाए कि रिड्यूसिंग शुगर का पूछ लें, कहीं पे डाइसैकेराइड दिया हुआ है, कहीं पे पॉलीसैकेराइड दिया हुआ है, ये एक ट्रिक है कि अगर ग्लूकोज दिया हुआ है तो अभी हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज हमारे पास एक लंबी चेन बना लेता है सेल्यूलोज की। तो इससे हम बदलते हैं कि ग्लूकोज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ग्लूकोज फर्दर बॉन्ड बना सकता है आगे जा जाके 1,4 अल्फा लिंकेज, 1,6 बीटा लिंकेज, ऐसे कर करके बहुत सारे लंबी एक चेन बना सकता है। तो जो शुगर मजे से एक लंबी चेन बना सकता है तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर्स कहते हैं, कि वो बाकी को भी रिड्यूस कर सकता है। तो इस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन सी ग्लूकोज हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे प्लीज टाइप करके बता सकते हैं, ठीक है जी। परीक्षा, ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, यू आर करेक्ट। अब हम आ जाते हैं 8 के ऊपर नाम, व्हाट विच पार्ट ऑफ एन अमाइनो एसिड वेरीज अमंग डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना अमाइनो एसिड्स का, अमाइनो एसिड्स के स्ट्रक्चर के नीचे एक पैराग्राफ है हमारे पास 3 लाइन का, अभी तक मुझे याद है। उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो आर ग्रुप होता है ना वो हमारे पास चेंज होता है, क्योंकि एच एटम तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटम तो हमारे सारे अमाइनो एसिड्स के पास होगा। हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक और अमाइन ग्रुप, एक तरफ एक हाथ पे उसके 2 हाथ है, राइट की तरफ हमारे पास कार्बोक्सिलिक है, दूसरी की तरफ हमारे पास अमाइन ग्रुप है। तो अगर ये दोनों होंगे नहीं तो हमारे पास तो अमाइनो एसिड की चेन बनेगी, अमाइनो एसिड एक बेसिक स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। और एच एटम तो होना जरूरी है, क्योंकि कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमारे पास अगर एच है ही नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा कैसे। तो हमारे पास जो आर ग्रुप है ना, वो कार्बन की चेन अगर हम आगे पीछे कर दें, लंबी कर दें, चौड़ी कर दें, जो भी करें, ब्रांचिंग लगा दें, सिंगल लंबी चेन लगा दें, तो हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की ना अलग अलग किस्म की चेन्स बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। अब हम 9 पे आ जाते हैं, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू। इसका आंसर आप लोगों को पता है, ये बहुत इजी, बिल्कुल बच्चों वाला, हद से ज्यादा बच्चों वाला है, बिल्कुल बुक लाइनिंग है ये सारी की सारी बुक लाइनिंग है। मैंने कोई भी चीज ने अलग से नहीं उठाई, सारा बुक से उठाया है। परीक्षा माशाल्लाह आप पढ़ के आई हैं, और मरियम ओके, मुकद्दस, आयशा, कोई और अगर आप गलत भी बता रहे हैं तो मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप लोग मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं हमेशा सही रहूंगा। तो आप लोग बता सकते हैं, गलत बताएं लेकिन बताएं। चलें ठीक है, तो इसका आंसर है बस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो क्योंकि आप लोग का पिछला बैच था ना, वो उसमें भी सारी की सारी लड़कियां ही थी, उसमें कोई लड़का नहीं था। एक सज्जाद अली था जो सिर्फ ग्रुप पे प्रेजेंट रहता था, लेकिन वो हमारे पास जो एमसीक्यूज होते थे या कोई भी लेक्चर्स होते थे तो उसके अंदर होता ही नहीं था। तो जब आप लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग देखें तो उसके अंदर आप देखेंगे बार बार एक ही बात पॉइंट करते हो कि ऐसा सिर्फ लड़कियां ही, लड़के क्यों नहीं है। तो आज भी मैं अब बात पॉइंट कर लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे लड़के तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन लड़कियां माशाल्लाह हैं। मेरे ख्याल से सारी लड़कियां लड़के नहीं है, तो पूरे ओटी में सिर्फ 4 लड़के और 11 लड़कियां हैं। तो द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर्स टू, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं, तो अब बस थ्रेडिंग फोल्डिंग तो इसमें नहीं होती, हेलिकेजेस एंड ये सेकेंडरी के लिए होता है, ये मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड्स, ये तो बिल्कुल लंबा चला जाएगा। तो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन की बात हो रही है, तो बिल्कुल ही हद से ज्यादा ही अलग चला गया। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड से हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को बता सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं 10 के ऊपर, तो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स। ये भी बहुत इजी बच्चों वाला है जी, ठीक है, इसका आंसर बी है। न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास होते हैं जो कि हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स है। न्यूक्लिक से पता चला न्यूक्लिक, तो आप लोगों को सोच रहे होंगे कि इतनी इजी क्यों। तो SIUT के जो पेपर होता है उसके अंदर ऐसे इजी एमसीक्यूज इस चैप्टर से आते हैं क्योंकि जब मैं आप लोगों को एनिमल किंगडम वगैरह पे लेके जाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे हम कहाँ फंस गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स फॉस्फोरस, ये हमारे पास बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये हमारे पास हर जगह मिलता ही नहीं है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स का हमें पता होता है कि सिर्फ कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है।
इसके अंदर मॉडिफिकेशन होती है, लेकिन इसके अंदर फास्फोरस की मॉडिफिकेशन लिपिड्स के अंदर हमारे पास मौजूद नहीं होती है। बस फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हमारे पास फास्फोरस एक जगह होता है। जो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है ना डीएनए या आरएनए के अंदर, उसके अंदर ना फॉस्फोरस भर भर के होते हैं। फॉस्फेट PO4 पढ़ रहे होते हैं कि हमारे पास 4 मॉलिक्यूल ऑफ 4 ऑक्सीजन आके एक पी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लिगेंड वगैरह, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफिल, बहुत पढ़ा हमने। तो न्यूक्लिक एसिड्स के हमारे पास फॉस्फोरस भर भर के होता है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, अगर आप लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर याद हो डीएनए आरएनए का, तो इससे भी आप इसको मजे से सॉल्व कर सकते हैं। ये कोई सॉल्व वाली है चीज है ही नहीं, तो रट्टे वाली चीज है। अभी हम 12वें पे आ जाते हैं। द लिपिड दैट फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन इज स्टेरॉइड फॉस्फोलिपिड वैक्स ऑयल। इससे भी हमें बहुत वो इजी हो रहा है कि इसका फॉस्फोलिपिड हमारे पास आंसर है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसको छोड़ेंगे, आप लोगों के काम का नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल इजी है। इसका आंसर सी। हम आयोडीन टेस्ट करके बताते हैं। जैसे कि हम हमारे बुक में भी लिखा हुआ है कि हम ग्लाइकोजन के लिए करते हैं और दूसरा हम स्टार्च के लिए करते हैं। दोनों के लिए हम इस्तेमाल आयोडीन टेस्ट करते हैं। अगर ब्लू हो जाता है तो हमारे पास वो बेचारा स्टार्च है, हमारे पास रेड हो जाता है तो हमारे पास ग्लाइकोजन है। तो हमारे पास आयोडीन सॉल्यूशन का हम टेस्ट बनाते हैं। आप सोच रहे हो कि बेनेडिक्ट यूरेट और स्टूडेंट 3 कहाँ से गया? ये तो हमारे इंटर के प्रैक्टिकल्स में थे, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। आयोडीन सॉल्यूशन ये बुक के अंदर मौजूद है। और हमारे पास अब 14 टाइम्स किया जाता है विच बॉन्ड स्ट्रेटेजी द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब हमारे पास ये आ जाता है आयनिक पेप्टाइड हाइड्रोजन कोवेलेंट। ये थोड़ा ट्रिकी है, मैं चाहूंगा कि आप इसका आंसर मुझे बताएं। मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग मुझे बताएं कि 14 का आंसर आप लोगों को क्या लगता है, क्या होना चाहिए? आयनिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। चाइनीज स्टूडेंट से किसी को तो आता होगा, गलत ही बता दे लेकिन बता तो दे। परीक्षा ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड आयशा ओके, और चलिए ठीक है। तो हमारे पास ये कौन थी, ये वाली स्टूडेंट आयशा भट्टी। तो आयशा भट्टी आपको मुबारक हो, आपको इसका आंसर का वो मिलता है। जो हमारे पास जो स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन का जो एक चेन बना रहा है, हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड ही बना रहा है, लेकिन उस पेप्टाइड बॉन्ड को स्टेबलाइज कौन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कौन कर, उसको पक्का कौन करे, कोई टूट ना जाए। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, हालांकि वीक बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स वीक होते हैं, लेकिन वो अगर मैं एक हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करूँ तो वो बेचारा जल्दी टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं हद से ज्यादा, क्योंकि हमारे पास प्रोटीन, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लेंथ की हमारे पास प्रोटीन होती है, फिर उनको हम गुच्छा बना, जैसे हमारे पास डीएनए का गुच्छा होता है, तो उसी तरह से हमारे पास एक गुच्छा बना देते हैं प्रोटीन्स का। तो उसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन हमारे पास आ रही थी वो हाइड्रोजन बॉन्ड से आ रही होती है। सेम गोज फॉर सेम, इस वे लिए नहीं जा रहा होता, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं ना, हमारे पास जो जेनेटिक सीजर्स के हम जब पढ़ेंगे ना, जो सीजर्स हमारे पास, हमें मुझे पता है कि आप लोग को उसका नाम पता होगा, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस ना ए और टी के बीच में, एडेनिन और थायमिन के बीच में जाके काटना शुरू करता है जीन एक्सप्रेशन के लिए या तो रिप्लिकेशन के लिए डीएनए का। तो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस में हमने पढ़ा हुआ होता है कि 80 हमारे पास जो सीक्वेंस होता है ना, बुक में मौजूद है आप लोगों के सेकंड ईयर के बुक में, तो उसके अंदर ना जेनेटिक हमारे पास सीजर्स होते हैं, एंडोन्यूक्लियस उनको हम कहते हैं। आई होप कि आप लोगों ने उसके बारे में सुना होगा। यस या थम्स मुझे सेंड कर दे कि आप लोगों को एंडोन्यूक्लियस याद है सेकंड ईयर से। याद है किसी को एंडोन्यूक्लियस, कुछ का काम वगैरह? सही, आयशा को याद है, आयशा पढ़ के आई है, मुकद्दस को भी याद है। ओके, परीक्षा आपको याद नहीं है? जी परीक्षा टाइप करके पूछ लें, मैं आई एम ऑल इयर्स। तो विच बॉन्ड स्टेबलाइजेस द, अभी हम 80 की बात कर रहे थे ना, तो जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, उसको जी और सी के बीच में बस 3 बॉन्ड्स होते हैं, और एडेनिन और थायमिन के बीच में प्लस 2 बॉन्ड्स होते हैं। तो 2 बॉन्ड्स को तोड़ना ज्यादा इजी है एंडोन्यूक्लियस के लिए, 3 बॉन्ड्स को तोड़ना इजी है। ऑफ कोर्स 2 बॉन्ड्स को तोड़ना इजी है, और उन बॉन्ड्स के बीच में कौन पड़ा हुआ होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड पड़ा हुआ होता है। तो न्यूक्लिक एसिड्स में हमारे पास और भी जो जगह होती है, अगर कोई चीज स्ट्रॉन्ग कर रही है किसी चीज को, तो हमारे पास एक बात आप लोग सच बता दूं, अच्छा तो उसका नाम क्या है, आयनिक बॉन्ड तो इतना हमारे पास ऑर्गेनिक में घूमता ही नहीं है। अगर आयनिक बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे, तो हमारे पास तो सारा दिन डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कोई जीन बन रही है, कोई प्रोटीन बन रही है, कोई चीज एक्टिवेट हो रही है, कोई रिसेप्टर कहीं पे जाके बाइंड कर रहा है,
किसी का माइकॉन किसी का, हाँ सही है। तो ओके, हाँ बस ये सारे काम हो रहे थे, लेकिन आयनिक बॉन्ड अगर मौजूद है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने ऑप्शन ए कहा था, आयनिक बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल से, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आयनिक बॉन्ड तो होता है, तो ये तो हमारे पास हट गया। बेसिक स्ट्रक्चर प्रोटीन्स का कौन बना रहा है? पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा है। कोवलेंट बॉन्ड तो वैसे भी हट गया, तो बस एक ही ऑप्शन हमारे पास लास्ट में था, हाइड्रोजन बॉन्ड। प्लीज हर तरह से एमसीक्यू को सोचिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप लोगों का एक नंबर फालतू में कट जाए। आयनिक बॉन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल ही ना होने के बराबर है, होते ही नहीं है। आयनिक बॉन्ड आप वहां पे इस्तेमाल करते हैं, अगर मैं आर्थ्रोपोड्स की बात करूं, जिनकी अगर एंडोस्केलेटन होता है, एंडो नहीं एक्सोस्केलेटन होता है, वहां पे बस जो हमारे पास जो कैल्शियम के या कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह के जो बॉन्ड्स बन रहे होते हैं, उनके अंदर आयनिक बॉन्ड को हम मदद से लगा सकते हैं, वरना हमारे अंदर तो बहुत ही कम होते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बस ऑप्शन इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, 15 द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। तो हमारे पास बस पता है, हमारे पास जितने भी लैक्टोज है, माल्टोज है, सक्रोज है, उसके बस ये ओ को हटा के हम ए लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास लैक्टेज इज द करेक्ट आंसर। 16 पे जाते हैं, द मेन स्टोरेज पॉलीसेकेराइड्स इन एनिमल इज स्टार्च। हमारे पास आप लोगों को पता है आलू वगैरह में होता है, तो एनिमल्स, आलू बेचारा एनिमल नहीं है। सेल्यूलोज हमारे पास पत्तों में होता है, एनिमल्स में पत्ते कहाँ से आ गए। काइटिन भी हमारे पास इंसानों में नहीं होता है, एनिमल्स में नहीं होता है। तो हमारे पास ग्लाइकोजन बचता है, जो कि हमारे पास, हमें पता है कि लिवर ग्लाइकोजन होता है और एक हमारे पास मसल ग्लाइकोजन होता है। तो हमारे पास जो स्टोरेज पॉलीसेकेराइड हमारे ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। ये भी हमारे पास एक ग्लूकोज की लंबी चेन, जब हम ब्रांच वाली लगा देते हैं तो हमारे पास ग्लाइकोजन आ जाता है, लेकिन हम अनब्रांच कर देते तो सेल्यूलोज से ब्रांच कर देते तो ग्लाइकोजन है। ओके, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक, पैस्चर, डार्विन, मेंडल। मेंडल का हमें पता है बेचारे ने पी प्लांट पर काम किया। डार्विन तो कुछ ज्यादा ही नफसियाती बंदा था, उसने कहा था कि खुदा का कोई जिक्र होना ही चाहिए, एवोल्यूशन हो रहा है सब। पैस्चर तो हमारे पास बेचारा गरीब आदमी, उसने भी कुछ खास काम वैसे किया नहीं है। वॉटसन क्रिक मॉडल, अभी हमें पता चला कि 2 हफ्ते पहले हमारे जो क्रिक भाई हैं उनकी डेथ हुई है 97 साल की उम्र में। तो हमारे पास जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय वॉटसन एंड क्रिक। ये तो आप लोगों के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए जब आप एसआईयूटी आएंगे इंशाल्लाह। मुझे यकीन है इस यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठे हैं, 10 के 10 एसआईयूटी में मुझे मिलेंगे। तो ये जो वॉटसन एंड क्रिक है ना, तो आप लोग जब सेकंड सेमेस्टर सेल बायोलॉजी को, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जो डॉक्टर अयाज मिलेंगे वो बोलेंगे व्हाट इज हु प्रपोज डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसको बहुत डिटेल में 3-4 क्लास में 4 घंटे की आपकी क्लास होगी वो, तो वो आप लोगों को वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ाते रहेंगे और पढ़ाते ही रहेंगे। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कंटेंट, तो हमारे पास आ जाता है डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, और हमारे पास ऑप्शन है अमाइन ग्रुप्स। तो हमारे पास डबल बॉन्ड्स तो होते ही नहीं है। अनसैचुरेटेड में हमारे पास डबल बॉन्ड्स होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड्स फैटी एसिड्स में कहाँ से आ गए? अमाइन भी हमारे पास कहाँ से आ गए? तो हमारे पास नो डबल बॉन्ड इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, 19 पे आ जाते हैं। ओके, विच इज द नाइट्रोजनस बेस नॉट फाउंड इन आरएनए। तो इसका बहुत पता है, ACUG होता है हमारे पास। ACUG, A फॉर रेडिनिन, C फॉर साइटोसिन, G फॉर गुआनिन और U फॉर यूरेसिल। तो थायमिन तो हमारे पास डीएनए में होता है, आरएनए में तो होता ही नहीं है। ये भी बहुत ही बच्चों वाला है, इजी लेवल पे MD कैट में भी आ जाता है, नम्स में भी आ जाता है, NTS में भी आ जाता है और नर्सिंग के पेपर में भी आ जाता है और आप लोगों के पेपर में भी आ सकता है। इजी, हमारे पास 3 किस्म के एमसीक्यूज आते हैं, इजी, इंटरमीडिएट या मीडियम, और हमारे पास लास्ट में जाते हैं हार्ड ना या एडवांस्ड। तो इजी वाले में ये हमारे पास आ जाते हैं, और वो सक्रोज वाले में आप लोग बता दें कि वो इतना इजी वाला भी हमारे पास नम्स में आया हुआ था। डीनेचुरेशन अफेक्ट्स विच स्ट्रक्चर मोस्ट। डीनेचुरेशन, ये हमारे पास, ये एमसीक्यूज में आप लोग को दिखा देता हूँ। यहाँ पास कौन सा वाला? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों को इसका आंसर तो आई थिंक ना फिंगर लाइन पे होना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी पूछ लेता हूँ, किसी को इसका आंसर पता है? अच्छा, परीक्षा के अलावा कोई यहाँ पे क्लास में मौजूद ही नहीं है? कोई तो आंसर दे। मैं अगर कोई गलत बता भी है तो मैं क्या उसको पॉइंट करूँ, उसको डांट रहा हूँ? कुछ भी नहीं बोल रहा ना। अच्छा, आयशा ओके, और परीक्षा ओके, या पूछी बता रही है मुकद्दस ओके, और मलाइका
मंसूर और कोई है? चलिए ठीक है। तो डीनेचर अफेक्ट्स विच स्ट्रक्चर मोस्ट, तो हमारे पास जो परीक्षा और आई थिंक मुकद्दस, जिन्होंने गलत बताया उनके नाम मैं नहीं लूंगा, तो इन दोनों ने सही बताया कि हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। अब पूछोगे है प्राइमरी जो सबसे छोटा होता है तो उसको क्यों नहीं होता? तो मैं आप लोग को बात बता दूं, जितना छोटा हमारे पास वो होता है ना, उतने हमारे पास ना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। जितना छोटा मॉलिक्यूल उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, जितना लंबा मॉलिक्यूल उतने ज्यादा हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जितने ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स उतना ज्यादा ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास वीक बॉन्ड्स में आता है। हालांकि हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, अगर हम वाटर का सरफेस टेंशन की बात करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सरफेस टेंशन वाटर का। अगर मैं ढप जाके वाटर की सरफेस पे गिरूं तो मेरे सत्यानाश हो जाएगा। आप लोग बहुत सुना होगा कि कोई बंदा ऊंचाई से कूदा पानी के अंदर, उसकी हड्डी टूट गई। नीचे पत्थर वगैरह तो नहीं था, तो कैसे हुआ? तो वाटर के सरफेस की वजह से वो वाटर की सरफेस को लगा, उसकी हड्डी टूट गई। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन अभी वो हम सी की बात करें, बड़ा ओशन और हमारे पास समंदर का, अभी वो बात अलग है। एक अभी छोटी प्रोटीन की बात हो रही है, तो हमारे पास अभी टर्शियरी जो स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है डीनेचरेशन से। प्राइमरी और सेकेंडरी इतने नहीं होते हैं, ये भी होते हैं, ये नहीं है, लेकिन अफेक्ट द मोस्ट बस टर्शियरी हमारे पास ज्यादा हो जाता है। काइटिंग इज फाउंड इन, बहुत इजी एमसीक्यू है ये। एमसीक्यू मेरा आया हुआ था एसआईयूटी में, मैं 2024 का बारे में बता रहा हूँ। तो उसका नाम क्या है, 22 दिसंबर को, जो मेरे अभी तक मुझे याद है 22 दिसंबर को हुआ था। काइटिन इज फाउंड इन, एनीवन जिसको पता हो इसका आंसर? क्योंकि मेरा है तो आई थिंक आप लोग को भी आ सकता है। और कोई परीक्षा के अलावा? बाबा मुकद्दस परीक्षा, आप लोगों ने अपना ऑप्शन बिल्कुल सही बताया। फंगस इज द करेक्ट आंसर। काइटिन हमारे पास फंगस के अंदर मौजूद होता है, वायरसेस के अंदर नहीं होता, बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, प्लांट्स में तो बेचारा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्लांट्स में सेल्यूलोज होता है और हमारे पास फंगस के अंदर हमारे पास काइटिन होता है। वायरसेस में तो होता ही नहीं, वायरसेस का पूछता भी कौन है? वायरसेस तो हर चीज बाहर से इस्तेमाल करता है। इसका हमारे पास जो वाटर सॉल्यूबल वाइटामिन खुल के नहीं रहा, तो ये हमारे पास वाइटामिन जो वाटर जो फैट सोल्यूबल होते हैं, ये प्लीज अपने पास लिख दें। वाइटामिन विच आर फैट सोल्यूबल आर ADEK, तो सी नहीं के, तो vitamins which are fat soluble are ADEK, लिख दें प्लीज अपने पास। लिख देंगे तो प्लीज मुझे थम्स अप सेंड कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए। मैं लिख देता हूं ADEK। अरे कहाँ गया ADEK? हमारे पास ये वाले जो वाइटामिन होते हैं ना, हमारे पास ये वाले हमारे पास वाइटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते। ये जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन की, तो ADEK कैड हमारे पास जो कहते हैं, तो कैड वाले हमारे पास जो वाइटामिन होते हैं वो हमारे पास फैट सॉल्युबल होते हैं। तो हमारे पास बचा कौन? विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे पास विटामिन B1, B2, B12, विटामिन B3, तो ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। और विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी, ये हमारे पास वाटर सोल्यूबल होते हैं। और हमारे पास जो विटामिन ए है, डी है, ई है, के है, ये सारे हमारे पास फैट सोल्यूबल होते हैं। आई होप कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। ADEK फैट सोल्यूबल, उनको छोड़कर हमारे पास बाकी सारे वाटर सोल्यूबल है। बस ये बात याद रखिएगा। सही है। Which of the following is an example of disaccharide glucose? हमारे पास मोनोसेक्राइड है, राइबोस हमारे पास 5 वाला मोनोसेक्राइड है, ये हमारे पास 6 वाला मोनोसेक्राइड है, स्टार्च हमारे पास पॉलीसेक्राइड है, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माल्टोज ही ऑप्शन बचता है जो कि डाइसेक्राइड है। और हमारे पास अब आ जाता है 24वां, द बॉन्ड बिटवीन टू DNA स्ट्रैंड इज, जो आपस से एक बॉन्ड वाला आ गया। इसका मैं चाहता हूँ कोई तो मुझे बताए। ये वाला एमसीक्यू आप लोगों को पता है, मेरे पेपर में आया था फर्स्ट सेमेस्टर में फिजियो में। आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग मुझे बताएं कि ये क्या है। द बॉन्ड बिटवीन टू DNA स्ट्रैंड्स इज, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, खुद ही बताया था।
और 10 स्टूडेंट्स, आई थिंक 8 हैं, बाकी चले गए। तो 8 स्टूडेंट्स, 8 में से कम 4 तो बताएं, 50% आवाम तो बताएं मुझे। 3 ही बता दिया, और कोई चौथा बंदा ही बता दे ताकि मुझे दिल में सुकून पड़ जाए कि कोई सुन तो रहा है मेरी बात। अभी बैच 2 के स्टूडेंट को बता दूं, इतना मुझे तेज जवाब देंगे ना, आप लोग की सोच है। बहुत ही इजी चैप्टर, अभी मैंने इसका आंसर बताया था। अच्छा, ये मुझे थम्स अप या थम्स डाउन करके मुझे सेंड कर दे कि परीक्षा के अलावा किसको और किस को मेरे आवाज का इशू आ रहा है और किसी को नहीं आ रहा है। द बॉन्ड बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स इज, तो इसका आंसर हमारे पास हो गया था कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। अभी मैंने बताया कि हमारे पास एडेनिन और थायमिन और गुआनिन और साइटोसिन, हमारे पास एडेनिन और यूरेसिल के बीच में हमारे पास कोई और बॉन्ड नहीं। इनको अटैच करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं होते, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं होते, ग्लाइकोसाइडिक नहीं होते। आयनिक बॉन्ड तो होते ही नहीं है। पेप्टाइड बॉन्ड प्रोटीन्स में होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में होते हैं, और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड रह जाता है। तो इस तरह से भी करके आप बेस्ट वाला खुद बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप लोग कोई ऑप्शन नहीं आता है तो फिर भी आप लोग इस तरह से करके, ये मेरा ट्रिक है, मैं खुद ऐसे सॉल्व करता हूँ। अगर एक एमसीक्यू नहीं है तो बाकी को पहले देखता हूँ कि बाकी ऑप्शंस क्या, पहले मैं उनको निकाल देता हूँ, तो जो बच जाता है वो हमारे पास आंसर होता है, और मोस्टली ऐसा ही होता है। तो द बॉन्ड बिटवीन 2 डीएनए स्ट्रैंड्स इज या आर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये तो बहुत ही इजी है, ये वाला तो हद से ज्यादा इजी है। ये तो मैं 9 क्लास के बच्चे को पूछूंगा, मुझे बताएगा। एंजाइम्स आर केमिकली लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। तो विटामिन्स तो हो नहीं सकते हैं, विटामिन्स बेचारे खुद इतने छोटे छोटे मौजूद है, और बस एंजाइम्स हद से ज्यादा क्वांटिटीज में मौजूद है। तो हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, हमारे पास जो एंजाइम्स, ये हमने पढ़ा होगा बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर में कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट नॉट ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स। सही बात है ना, ये हर जगह लिखा हुआ होता है, आप हर जगह सर्च करेंगे तो आ जाता है। तो हमारे पास जो जितने भी एंजाइम्स है एक्सेप्ट वन को प्लीज लिख दीजिएगा। राइबोसोम जो हमारे पास होता है ना, हमारे पास एक्सेप्ट वन में रहता है, वो हमारे पास प्रोटीन नेचर में नहीं होता है। बाकी जितने भी एंजाइम्स हमारे पास राइबोसोम को छोड़ के, वो सब एंजाइम्स प्रोटीनिक इन नेचर है। राइबोसोम हमारे पास प्रोटीनिक इन नेचर नहीं है, राइबोसोम। तो एक्सेप्ट राइबोसोम हमारे पास जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्रोटीनिक नेचर है। ये प्लीज ये पॉइंटर्स अपने पास अलग से लिख दें, अगर आपको ये क्लास अगर बाद में नहीं भी लेनी हो तो आपके पास पॉइंटर्स हों। ओके, तो हमारे पास 26वां एमसीक्यू आ जाता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज मोस्ट इफेक्टेड बाय हीट। अभी हमने पढ़ा डीनेचुरेशन सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो टर्शियरी में होती है। डीनेचुरेशन हमारे पास होती कैसे, तो जब हम उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लेके जाते हैं तो हमारे पास जो चीज है वो डीनेचुरेशन की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो हमारे पास जो टर्शियरी होता है हमारे पास, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे पास ऑप्शन सी टर्शियरी हमारे पास आ जाता है। HDL and LDL are types of proteins, vitamins, cholesterol, steroids. तो इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ऊपर करो तो नीचे का जा रहा है। HDL and LDL, high density lipid and low density lipids are types of proteins, vitamins, cholesterol, steroids. So I want you to tell me कि किसी को आंसर इसका पता है कि HDL और LDL हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ ना, ये भी एक ट्रिक है। जो हमारे पास स्टेरॉइड्स होते हैं ना, जितने भी हमारे पास सबसे ज्यादा ना सेक्स हार्मोन्स होते हैं। एस्ट्रोजन ले लें, प्रोजेस्टेरॉन ले लें, टेस्टोस्टेरॉन ले लें, ये हमारे पास, और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये हमारे पास, ये जो सेक्स हार्मोन्स प्लस जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये हमारे पास सारे स्टेरॉइड है। और विटामिन्स तो हमारे पास आएंगे नहीं, क्योंकि हम लिपिड्स की बात करें, विटामिन्स आर नॉट ऑब्वियसली लिपिड्स, वो अलग चीज है। और प्रोटीन भी हमारे पास लिपिड्स की कैटेगरी नहीं आते, तो हमारे पास एक ही कैटेगरी बचती है, वो कोलेस्ट्रॉल की। हमारे पास HD और LDL हमारे पास कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। ओके, 28 विच एलिमेंट इज एसेंशियल इन ऑल अमीनो एसिड्स। तो ये भी बहुत ही मजे वाला एमसीक्यू है। सोडियम नहीं है, क्लोरीन नहीं है, सल्फर नहीं, हमारे पास नाइट्रोजन होना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा कि हमारे पास अमाइन ग्रुप होता है, और अमाइन ग्रुप में हमारे पास नाइट्रोजन अटैच होता है। सोडियम नहीं होता, क्लोरीन नहीं होता, सल्फर नहीं होता। एसेंशियल इन ऑल हमारे पास अगर नाइट्रोजन नहीं है तो हमारा बनेगा ही नहीं बॉन्ड। ऑक्सीजन नहीं है तो बॉन्ड नहीं बनेगा, कार्बन नहीं है बॉन्ड नहीं बनेगा, H नहीं है तो हमारे पास बॉन्ड नहीं बनेगा,
सोडियम हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, क्लोरीन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, सल्फर हमारे पास पेप्टाइड्स की बॉन्ड को जुड़ाता है उस डाइसल्फाइड बॉन्ड के जरिए, वरना उसका अमाइनो एसिड में इतना वो कोई रोल है नहीं। तो हमारे पास नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर है। 29 पे जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ शुगर, फॉस्फेट एंड, इसका आप लोग बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू शुगर्स, गलत, क्योंकि टू शुगर्स हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक है, फैटी एसिड में हमारा फैटी एसिड नहीं होता, बेस एंड शुगर नहीं हो सकता। हमारे पास अमाइन ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो अगर किसी को याद हो CONH वाला याद है किसी को कि हमारे पास वो लिखा हुआ था उसके अंदर, बुक के अंदर, तो उसके अंदर था CONH हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। तो CONH NH हमारे पास अमाइन हो गया और CO हमारे पास कार्बोक्सिल का हो गया, फिर अटैच होते फिर हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। अब हमारे पास आ जाते हैं, ये हमारे पास वापस से 33 वापस एक टेस्ट आ गया हमारे पास। द टेस्ट फॉर प्रोटीन इज बेनेडिक्ट आयोडीन बायोरेट इथेनॉल। तो इसका आंसर तो आप लोगों को नहीं आता होगा, ये हमारे पास NTS में आया था, नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज में। आप लोगों को ऑफकोर्स नेशनल टेस्टिंग सर्विस नहीं देना है, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। तो इसका बायोरेट आंसर है। तो अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को नहीं पता होगा ऑफकोर्स। बेनेडिक्ट तो हमारे पास शुगर्स के लिए होता है, आयोडीन में बस शुगर्स के लिए होता है, इथेनॉल को तो हम इस्तेमाल नहीं करते। इथेनॉल भी अगर हम आते तो हम ऑर्गेनिक जो हमारे पास पोलर कंपाउंड होते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, और प्रोटीन्स हमारे पास उसके लिए हम बायोरेट का टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। तो ये बस आ रहा था एंटीज का, मैंने सोचा डाव का भरोसा नहीं है तो मैंने डाल दिया। कोलेजन इज एन एग्जांपल ऑफ फिब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड। ये भी हमारे पास मौजूद है हमारे बुक के अंदर। पहले से मुझे कोई भी चीज मैंने बुक से बाहर की नहीं ली है कि आप लोग सोचेंगे बुक के बाहर का तो कुछ आ तो नहीं गया, लेकिन ये वाला MCQ मैं कहूंगा कि ये बाहर से है, क्योंकि ये इसका तो मुझे वो था कि ये शक था मुझे। कोलेजन इज एन एग्जांपल ऑफ फिब्रस, ग्लोबुलर, एंजाइम, लिपिड। तो हमारे पास फिब्रस प्रोटीन का ये क्लास है कोलेजन, ओके। ग्लोबुलर नहीं है ये हमारे पास, फिब्रस के पास हमारे पास ये आ जाता है। इनसॉल्युबल प्लांट फाइबर इज, तो हमें पता है कि इनसॉल्युबल प्लांट फाइबर हमारे पास कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है, क्योंकि हमारे पास वो सॉल्युबल होता ही नहीं। अगर मैं पत्ते को पानी में डाल दूं, पत्ते को तेल में डाल दूं, तो वो कभी भी उसके अंदर घुल मिल जाएगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो इनसॉल्युबल है, तुम उसको जितना भी पका लो वो श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा, लेकिन वो कभी सॉल्युबल नहीं होगा पानी के अंदर, किसी भी चीज के अंदर। तो इनसॉल्युबल प्लांट फाइबर हमारे पास सेल्यूलोज है। ग्लूकोज भी हो जाता है, ग्लूकोज को तो बस पानी की जरूरत है, वो डाल दो वो हो जाता है। स्टार्च भी सॉल्युबल हो जाता है पानी के अंदर, जब हम उसको कुछ ज्यादा ही वो करते हैं। अभी आप आलू को उबालने पे रख दे आलू पे एंड में बेचारा चूरा हो जाता है। जब हम चावल बना रहे होते हैं, बिरयानी बना रहे होते हैं या कोई और चीज बना रहे होते हैं, तो उसको कुछ ज्यादा ही कुकर पे तो कुछ ज्यादा ही आलू बेचारा हालत उसकी टाइट हो जाती है। तो हाँ बस ग्लाइकोजन तो एनिमल्स में तो प्लांट्स में तो होता ही नहीं है। तो हमारे पास सेल्यूलोज इसका इजी आंसर है। अब हम बस एंडिंग पे हैं, तो अपना वो ग्रिप टाइट रखिएगा। विच मॉलिक्यूल स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? प्रोटीन नहीं, RNA नहीं, RNA तो प्रोटीन बनाती है, RNA का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से क्या कम है? ATP जो एनर्जी सोर्स है। DNA हमारे पास डिऑक्सीराइबोज, वो अगर डिऑक्सीराइबोज एंड प्रोटीन या DNA और या तो लिखा होगा ना बोथ A एंड C, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो DNA एंड प्रोटीन तो उसका पार्ट है, लेकिन प्रोटीन काम का नहीं है, प्रोटीन बस पड़ा हुआ है। तो DNA हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, प्रोटीन बस बेचारा साइड में पड़ा हुआ, उसको कोई ना कोई वो नहीं है जेनेटिक में। हीमोग्लोबिन इज अ डैश स्ट्रक्चर प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। क्वार्टर हमें पता है 4 होता है, हमें पता है हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को लेकर घूम रहे, तो इसका मतलब 4 हीम के मॉलिक्यूल से, हीम इक्वल टू आयरन। तो हमारे पास क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, जब 4 प्रोटीन के जो या पेप्टाइड के जो स्ट्रक्चर से जब बाइंड करते हैं तो हमारे पास एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है। हमारे पास हीमोग्लोबिन इज अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। 38 ट्राइग्लिसराइड कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड, ट्राई लिखा हुआ है और ग्लिसराइड लिखा हुआ है। ग्लिसरॉल हमने दे दिया, ट्राई क्या हमारे पास फैटी एसिड है, तो बस 3 फैटी एसिड ट्रांसफर चल रहा है। डाई होगा तो 2, मोनो होगा तो 1, उससे ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ग्लिसरॉल से बाइंडिंग के साइड सिर्फ 3 ही होते, तो 4 फैटी एसिड तो हो ही नहीं सकता। और ट्राई लिखा हुआ है तो 3 फैटी एसिड्स। 39 विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो है तो फॉस्फेट तो होगा,
लिपिड है तो हमारे पास फैटी एसिड भी होगा। ग्लिसरॉल बेचारा बीच में बस फंसा हुआ है। लिपिड बस ये समझ लें कि एक कोने में फॉस्फेट है, बीच में हमारे पास ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के इस तरफ हमारे पास यहाँ पास ना मॉडिफाइड फैटी एसिड्स होते हैं। मॉडिफाइड एसिड फैटी एसिड क्या होता है, ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स हमारे पास क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स बनाते हैं। ये फैटी एसिड्स जब ग्लिसरॉल मिलते हैं तब भी हमारे पास फैटी एसिड ही बनता है, ट्राइग्लिसराइड उसको ले लेते हैं। तो जब उसको और मॉडिफाई करना होता है तो हम उसके अंदर फॉस्फेट अटैच कर देते हैं। तो हम उसके अंदर जितना फॉस्फेट अटैच करते रहेंगे तो हमारे पास उतना ही आ जाएगा। ट्राइफॉस्फोलिपिड, मोनोफॉस्फोलिपिड या डाइफॉस्फोलिपिड, तो हमारे पास फॉस्फेट तो होगा, ग्लिसरॉल भी होगा और ये भी होगा। नाइट्रोजन का काम इसलिए अंदर बिल्कुल भी नहीं, तो नाइट्रोजन को हम भगा देंगे। नाइट्रोजन बेस हमारे पास, आप खुद सोचिए फॉस्फोलिपिड में एडेनिन साइटोसिन वगैरह कहाँ से आएगा, तो डीएनए और आरएनए में होते हैं। हम बस 40 पे आ जाते हैं। विच मैक्रोमोलिक्यूल कंटेन्स द मोस्ट एनर्जी पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट 4 देता है, प्रोटीन 4 देता है, न्यूक्लिक एसिड तो बेचारा किसी काम का ही नहीं है। और हमारे पास लिपिड हमारे पास 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम देता है। तो सबसे ज्यादा हमारे पास एनर्जी पर ग्राम लिपिड दे रहा होता है। 41 पे आ जाते हैं हमारे पास। बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस इन डीएनए इज। तो हमारे पास एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नाम आप लोगों ने सुना है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एन पहले आता हो, बुक के अंदर ही है, पता है आप लोगों को वो? किसी को भी नहीं याद है माशाल्लाह, पहला चैप्टर आप लोगों को नहीं पता। तो जो हमारे पास जो क्या ही बोलूं, तुम्हें दिल टूट गया। तो हमारे पास 2 किस्म के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होते हैं। एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड सिर्फ हमारे पास शुगर और शुगर के बीच में होता है, और एक ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमारे पास शुगर और हमारे पास बेस के बीच में होता है। तो हमारे पास वो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, क्योंकि उसके साथ हम नाइट्रोजन को भी बेस पेयर बना के उसका बॉन्ड बना देते हैं। तो इसलिए हमारे पास इसका ऑप्शन ए है। आप लोग बुक में जाइएगा, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। इसका ऑप्शन ए है, सी नहीं है। फॉस्फोडाइस्टर कहाँ से आ गया? हम एस्टरिफिकेशन थोड़ी करवा रहे हैं, हम तो बॉन्ड बना रहे हैं। तो हमारे पास एस्टरिफिकेशन तो फैट्स में होता है, आप लोग भूल गए। तो शुगर एंड बेस के बीच में हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है डीएनए के अंदर। ये बहुत ईजी है, ये आप लोग को नहीं आ रहा है, बहुत दुख की बात है। विटामिन डी इज एब्सॉर्प्शन ऑफ आयरन नहीं है, पोटासियम नहीं है। पोटासियम तो बहुत छोटी क्वांटिटी में हमें चाहिए, मैग्नीशियम में बहुत छोटी क्वांटिटी में चाहिए, ये माइक्रो है, और हमारे पास ये दोनों बस मैक्रो है। तो आयरन तो अलग चीज है। विटामिन डी हमारे पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है। तो इसका आंसर हमारे पास बी है। 43 पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज डाई, पॉली, मोनो, ओलिगो। तो मोनो से बड़ा ओलिगो, ओलिगो से बड़ा डाई, डाई से बड़ा हमारे पास, नहीं मैं गलत बता रहा हूँ, मोनो से बड़ा डाई, डाई से बड़ा ओलिगो, ओलिगो से बड़ा है फिर हमारे पास पॉली। तो सबसे छोटा हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। हाँ, तो हमारे पास 44 एंजाइम वर्क बेस्ट एट लो पीएच, हाई पीएच, नो पीएच, ऑप्टिमम पीएच। तो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए, क्योंकि हम पेप्सिन को बेचारे को एसिडिक चाहिए, जो नीचे पड़ा हुआ है हमारे पास उसको बेचारे को शायद ऐसे, क्योंकि हमारे पास जितने भी गैस्ट्रिक एंजाइम्स हैं पेट के अंदर, उन वो हमारे पास उनका एक अपना पीएच है। हमारे पास जो जो हमारे पास एक और जो एंजाइम, हमारे पास बाकी जो एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनके अलग है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बेसिक चाहिए और उनको हमारे पास वो चाहिए, एसिडिक चाहिए पेट वालों को। तो हमारे पास ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। हर किसी का अलग होता है, किसी का एक नहीं होता कि मैं बोलूँ लो पीएच पे सब काम करते हैं या हाई पीएच पे सब काम करते हैं। सब अपने पीएच पे काम करते हैं, उनको कोई और पीएच जमता ही नहीं है। कोई और पीएच आ गए तो वो डीनेचर हो जाएंगे। को एंजाइम इज यूजुअली, तो हमारे पास ये तो बहुत ही इजी वाला एमसीक्यू होना चाहिए। इसका ऑप्शन, इसका आंसर तो आई होप कि आप लोग मुझे बताएं। अब को एंजाइम इज यूजुअली, अगर आप लोग बता दो, आपस में बता दो, क्योंकि मैंने अभी खोला चैट। ओके, आयशा भट्टी ए, और किसी और को पता है को एंजाइम होता क्या? पहले बात तो ये, जो एंजाइम के साथ जो पार्ट रखा हुआ होता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो वो उनको हम को एंजाइम्स कहते हैं। तो आप लोगों ने कभी फॉलिक एसिड का नाम सुना हुआ होगा। तो फॉलिक एसिड हमारे पास एक को एंजाइम है। फॉलिक एसिड अगर हम बात करें तो वो एक विटामिन है। तो हमारे पास जितने भी विटामिन से फॉलिक एसिड ले लें, हमारे पास कोई और एसिड ले लें, जितने भी हमारे पास विटामिन से, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के, हमारे पास जितने भी हैं हमारे पास, हमारे पास एज अ को फैक्टर या को फैक्टर बोलो, को एंजाइम हमारे पास काम कर रहे होते हैं एंजाइम्स के साथ। तो हमारे पास को एंजाइम, जो एंजाइम के साथ जो काम कर रहा होता है, हमारे पास विटामिन होते हैं, ना ही लिपिड्स होते हैं, ना ही हमारे पास, क्योंकि
एंजाइम्स आर प्रोटीनिक इन नेचर एक्सेप्ट राइबोसोम, तो कार्बोहाइड्रेट तो हट गया और हमारे पास लिपिड भी हट गया, तो बस विटामिन और प्रोटीन बचा। एंजाइम खुद प्रोटीन है, तो एंजाइम के साथ एक और कोई और उसके साथ कोई को वर्कर है, तो विटामिन के साथ को वर्क में काम करके उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करवा रहा है। 46 है हमारे पास डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया ओनली, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और राइबोसोम। हमारे पास इसका आंसर न्यूक्लियस है, क्योंकि डीएनए का रिप्लिकेशन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रोडक्शन होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी काम हो रहा होता है। जब न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए रिप्लिकेशन हो जाती है, रिप्लिकेशन के बाद जब आरएनए बनते, तो आरएनए प्रोटीन बनाने के लिए साइटोप्लाज्म में आता है, और राइबोसोम के साथ तो आरएनए बाइंड करके प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। तो रिप्लिकेशन हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। अब हम 47 पे आ जाते हैं, बस 4 बच्चे हमारे पास। आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए बिकॉज इट हैज थाइमिन, गलत, उसके पास यूरेसिल होता है, इज डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बेचारा हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होता है, हैज राइबोस शुगर, और हमारे पास स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन डीएनए का काम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, थाइमिन डीएनए के पास है, तो हमारे पास राइबोस के पास आरएनए के पास राइबोस शुगर होता है, तो इसलिए 47 का आंसर हमारे पास सी है। 48 इन फॉस्फोलिपिड्स द हेड इज, इसका तो आंसर सबको पता होगा, तो इसलिए मैं नहीं पूछूंगा। तो इसका जो हेड होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है, और जो बीच वाले पार्ट होता है हमारे पास, वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक होता है। विच प्रोटीन इज एन एंजाइम, केराटिन, कोलेजन, ट्रिप्सिन, मायोसिन। तो इसका आई होप कि आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं किस लिए हूँ। तो हमारे पास जो ट्रिप्सिन है वो हमारे पास एंजाइम के तौर पे काम कर रहा होता है, कुछ केसेस में, हमेशा नहीं करवाता, लेकिन कुछ केसेस में करवाता है। 50 के पे आते हैं। द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड लिंक्स अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स और मोनोसेक्राइड्स। तो अमीनो एसिड्स के लिए हमारे पास अलग है, फैटी एसिड्स के लिए हमारे पास अलग है। सबको पता है, नाम नहीं बताऊंगा बार बार कि ग्लाइकोसाइडिक है, ये है, वो है। तो हमारे पास सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स बचा है, जिनके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हमारे पास लगते हैं। ईस्टरिफिकेशन के जरिए पहले हमारे पास वो बनते हैं, फिर उनको मॉडिफाई करके हम फॉस्फेट लगा देते हैं, फिर हमारे पास फॉस्फेट, शुगर और हमारे पास नाइट्रोजन बेस मिलके काम करा के वो करते हैं। और हमारे पास आंसर शीट्स 1 से लेकर 50 तक है। आज का सेशन यहाँ तक खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह हम एंजाइम से स्टार्ट करेंगे, और एंजाइम की 50 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन एंजाइम की लेंथ